ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में 2 अहम कृषि प्रधान फैसले लिए हैं, जिनके विभिन्न पहलुओं पर हम कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह जी से बात करेंगे। हरबीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरबीर जी, जो पहला निर्णय लिया गया है फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी को लेकर, न्यूट्रिएंट्स के आधार पर फर्टिलाइजर सब्सिडी में वृद्धि की गई है, इसका क्या परम उद्देश्य है? असल में देखिए, हमारे देश में जो उर्वरक है उन पर सब्सिडी देने के 2 व्यवस्थाएं हैं और कीमत निर्धारण के भी 2 तरीके हैं। एक तो यूरिया है, उसका दाम सरकार तय करती है और जो दाम तय है किसानों के लिए, उस दाम पर उनको यूरिया मिलता है। लागत जो भी आती है उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है उत्पादकों को। वो नियंत्रित उर्वरकों की श्रेणी में आता है। दूसरा विनियंत्रित उर्वरक है, जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इन सब का एक परसेंटेज मिक्स होता है। उसके लिए 2010 में एक नई सब्सिडी योजना लागू की गई थी, जिसे हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम बोलते हैं, एनबीएस बोलते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, तो इनके लिए अलग अलग सब्सिडी इनके लिए घोषित की जाती है और जो उत्पादक है उनको दी जाती है। इनका दाम तय करने का छूट है, लेकिन काफी हद तक दाम जो है उनमें स्थिरता ही रखी जाती है और बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार ने ज्यादा सब्सिडी की भरपाई की। तो इस तरीके की व्यवस्था है। हरबीर जी, किसानों की लागत को फर्टिलाइजर्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भू राजनीतिक उथल पुथल से आई भारी वृद्धि से बचाना न सिर्फ किसानों की वित्तीय सुरक्षा बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं ये बताऊं कि आज जो कैबिनेट का फैसला है, वो जो चालू रबी सीजन है अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक के लिए लागू होगा। इसके पहले खरीफ सीजन के लिए अलग दरें थी। अब ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके का हमने दौर देखा पीछे कोरोना के चलते, दुनिया भर में कीमतें बहुत बढ़ी खाद्य उत्पादों की। हमारे पास उत्पादन बहुतायत में था, हमारे पास स्टॉक्स अच्छे थे और सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर मुफ्त में अनाज दे पाई, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स थे। और अनाज उत्पादन में फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा योगदान है। जो उर्वरक तत्व हैं उनकी उपलब्धता और उनकी कीमतों को नियंत्रित रखना। तो इसके चलते अगर हम देखें, पिछले 2 साल में करीब 1.5 साल से कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी उर्वरकों की और उनके कच्चे माल की वैश्विक बाजार में, और उसके अनुपात में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी, खासतौर से विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में भी और यूरिया के मामले में भी। हालांकि अब थोड़ा कीमतें कुछ कम आई हैं, इसलिए थोड़ी राहत। इसलिए ये दोनों पक्ष बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि बेहतर उर्वरक तत्वों की उपलब्धता, किसानों की पहुंच के अंदर उनके दाम होना, वो हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है और उत्पादन में वृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। तो सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है हरबीर जी। जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी फर्टिलाइजर्स की, तो उन्होंने जो बजटेड अपना रखा हुआ था फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, उस बजट को भी काफी बढ़ा दिया, लगभग 150% बढ़ा दिया। ये वित्तीय बोझ तो सरकार पर पड़ेगा ही, लेकिन आपको लगता है कि ये करना जरूरी है ताकि कृषक पूरे उत्साह के साथ उत्पादन करते रहें और कोविड में भी मजबूत रहे, कृषि क्षेत्र में गति बनी रहे? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत असामान्य कीमतें थी वैश्विक बाजार में, और उस स्थिति में अगर सरकार सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी ना करती तो उर्वरकों की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती और वो बहुत सारे किसानों का जो क्षमता है उसका दाम भुगतान करने की उसके बाहर हो जाती। तो इसलिए इसका प्रतिकूल असर हमारे उत्पादन पर पड़ सकता था। तो ये एक तरीके से असामान्य समय में उसी तरीके से हमारा जो सब्सिडी का जो प्रावधान है बजट में, वो भारी उसमें बढ़ोतरी हुई और सरकार ने उसको किया कि जैसे डीएपी के दाम को 1200 रुपया पर बैग रखने के लिए जितनी भी सब्सिडी की जरूरत पड़ी वो दी गई। खरीफ के पहले थोड़ा उसको जरूर 1350 रुपया दाम कंपनियों ने किया, लेकिन उसमें भी सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। तो ये एक बड़ा पक्ष है इसमें। और आपने सही कहा कि कोविड के दौर में जब हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सिकुड़ गई थी, उस वक्त भी कृषि क्षेत्र पॉजिटिव था और 3% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा था। जो आज दूसरा कृषि प्रधान फैसला लिया गया, उसकी चर्चा करें तो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत एथेनॉल सप्लायर से एथेनॉल की प्रोक्योरमेंट प्राइस में वृद्धि के फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
देखिए, ये फैसला आर्थिक भी है, रणनीतिक भी है और एनर्जी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और साथ में क्लीन एनर्जी जो हम कहते हैं कि पर्यावरण के लिए जो ज्यादा अनुकूल है, वो सारे पक्ष इसमें हैं। क्योंकि हमने जो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चलाया है, उसके जो हमारे लक्ष्य थे उनको भी हमने बदला है और उसको करीब लाए हैं। हम लोग 10% की जो ब्लेंडिंग का एक लक्ष्य है उसको हासिल किया जून में और 12% की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार इसको 20% करना चाहती है 2025 में। इसके लिए एथेनॉल का उत्पादन तेजी से बढ़ना जरूरी है और जो एथेनॉल उत्पादक हैं उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है उनको वैसा दाम मिले जो उनके लिए मुनाफे का साबित हो, उसके लिए ये बेहतर दाम रहना जरूरी है। आज जो एथेनॉल है वो सी मोलेसिस, बी हेवी मोलेसिस और डायरेक्ट केन जूस जो है, तीनों के लिए दाम में बढ़ोतरी की गई है। एक पक्ष और है कि हमारे देश में लगातार एक साइक्लिक दौर देखा है, खास तौर से चीनी उत्पादन में। जब चीनी का उत्पादन बढ़ जाता था तो किसानों को भुगतान की समस्या का संकट खड़ा होता था, गन्ना किसानों को। अब एक विकल्प हमें मिल गया है कि अगर गन्ना देश में ज्यादा उत्पादित होता है तो जरूरी नहीं है कि उससे सारे गन्ने से चीनी का उत्पादन हो। इस साल लक्ष्य है, जो क्रशिंग सीजन अभी शुरू हुआ है, अक्टूबर से सितंबर तक चलेगा, उसमें करीब 45 लाख टन चीनी का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। तो ये इस तरह का है कि अगर हमारे पास ज्यादा उत्पादन भी है गन्ने का तो उसमें भी कीमतों को गिरने से रोका जा सकता है, क्योंकि चीनी बनाने की जरूरत नहीं है, चीनी का ज्यादा उत्पादन नहीं होगा और उससे एथेनॉल बनेगा और एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में होगी। हमारा जो कच्चे तेल का आयात है उसमें कमी आएगी और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें बचत होगी। ये हमें एक तरीके का आत्मनिर्भरता की तरफ भी लेकर के जाता है। तो इसमें किसान को बेहतर दाम देने का विकल्प है, इंडस्ट्री के विकास का विकल्प है, आयात निर्भरता कम कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इतने सारे फैक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के साथ। अधीर जी, 2014 में एथेनॉल का एडमिनिस्टर्ड प्राइस नोटिफाई करने से शुरू हुए सरकार के विभिन्न फैसलों से पब्लिक सेक्टर ओएमसीज की एथेनॉल की कुल खरीदारी एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2021-22 में 452 करोड़ लीटर से अधिक हो गई। जो प्रगति हुई है उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले अगर हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन था तो हम उसको सिर्फ निर्यात कर सकते थे या सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए सब्सिडी देती थी। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुकूल नहीं है तो हम बेहतर निर्यात भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एथेनॉल बनने से क्या हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से जो चीनी मिले हैं उन्होंने डिस्टिलरीज में निवेश किया है और क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तभी हम लोग ये 450 करोड़ लीटर से ज्यादा का सप्लाई इस बार हम कर पाए। और एक इससे निश्चितता आई है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने करने शुरू किए चीनी मिलों के साथ में, तो उससे उनको पता है कि हमें कितना सप्लाई करना है। दूसरे, उनका जो रेवेन्यू है उनको उसके लिए सिर्फ चीनी बेच करके पैसा आएगा तब तक इंतजार नहीं करना, वो एथेनॉल की बिक्री करके उनके पास एक पैसा कमाने का एक नया स्रोत आया है जो लगातार उनके पास बना रहता है। तो उससे वो गन्ना कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। साथ में सरकार योजना लेकर के आई कि जो कैपेसिटी एस्टेब्लिश करेंगी कंपनियां जो डिस्टिलरीज की, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम उनके लिए है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज में छूट भी है और जो क्लियरेंसेज हैं डिस्टिलरीज के लिए मंजूरी की, उनको बहुत तेज किया गया। तो ये सारा एक पैकेज की तरीके से लाया गया और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि तेजी से जो एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और हम लोग ये 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवीर जी, आप शामिल हुए इस चर्चा में और केंद्रीय मंत्रिमंडल के आज के कृषि प्रधान फैसलों पर हमें अहम जानकारी दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।